निर्दलीय विधान परिषद प्रत्याशी डॉक्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने इटावा में भरी हुंकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पारदर्शिता को लेकर जारी किया संकल्प पत्र। इटावा आगरा अलीगढ़ कानपुर क्षेत्र से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधान परिषद प्रत्याशी डॉक्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने इटावा पहुंचकर अपने चुनावी अभियान को नई धार दी। सत्यम शिवम मैरिज होम में आयोजित जनसभा एवं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, पारदर्शिता और सामाजिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकल्प जनता के सामने रखे। जनसभा में पहुंचने पर डॉक्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ का समर्थकों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा कि जन समर्थन मिलने पर शिक्षा और सामाजिक विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने प्रत्येक विकास खंड में आधुनिक ई-लाइब्रेरी स्थापित कराने तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी विद्यालय में निःशुल्क लाइब्रेरी संचालित कराने का संकल्प व्यक्त किया। महिलाओं एवं छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक तथा शहरी क्षेत्र में केंद्र स्थापित कर निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण मशीनें लगवाने की बात कही। वहीं शिक्षित बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने सरकार से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को मजबूती से उठाने का वादा किया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में विज्ञान पार्क स्थापित कराने की बात कही। साथ ही शिक्षित वरिष्ठ नागरिकों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों की निगरानी समितियां गठित कर विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संकल्प जताया। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सार्वजनिक निधि से होने वाले सभी विकास कार्यों तथा आय व्यय का पूरा विवरण नियमित रूप से वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि जनता को सरकारी धन के उपयोग की पूरी जानकारी मिल सके। अपने संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों के लिए जिला स्तर पर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था, वित्त विहीन विद्यालयों में अध्ययनरत आरटी विद्यार्थियों को सहायता राशि दिलाने तथा विधायक निधि का उपयोग केवल शिक्षा के विकास और गुणवत्ता सुधार के लिए सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पारदर्शी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को विधान परिषद में मजबूती से उठाना है। किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं। मैं डॉक्टर राहुल राज वित्तहीन शैक्षिक संगठनों का नेतृत्व कर रहा हूं और लगातार 12 जिलों में जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, आगरा से लेकर कन्नौज तक पूरा जो फैला हुआ है, जिसमें आगरा अलीगढ़ मंडल के अलावा कानपुर के 4 जिले लगते हैं। तो ये सारा जितना भी विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ पर सबकी समस्याएं केवल एक ही है। एक समस्या है वो ये है कि जो संगठन में एक्टिव रहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। शिक्षा की स्थिति ये है कि आप आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कितने स्कूल कॉलेजों में आपदा विपदाएं आ रही हैं, उनके संग खड़े होने वाला कोई नहीं है। यह मजबूरी है वित्तीय शैक्षिक संगठनों की कि हमें राजनीतिक स्तर पर आकर अपनी बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ रहा है। और जहां तक अब तक का इस सीट पर हुए विकास कार्यों का सवाल है, जो इस सीट पर रहे 6 साल उन्होंने कुछ किया नहीं शिक्षा के क्षेत्र में, और जो आगे इस पर दावेदारी कर रहे हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगा नहीं पा रहा था तो कुछ कर पाएंगे। तो ये हमारी मजबूरी है। व्यक्तित्व जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो विकास की सोच जो उसके अंदर होती है वो बहुत छोटी सी होती है कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं अगर चुनाव जीता आ रहा मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। लेकिन मैं इसके विपरीत हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप शिक्षित है, आपके अंदर विकास करने का जज्बा है, आप बदलाव लाने की ताकत अगर रखते हैं, आप अगर किस दल से हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, जनता के अगर दिल में है, जनता की जो चाहत है अगर उसको पूर्ण करते हैं तो आप अपना परचम अवश्य ले आएंगे। हमने संकल्प पत्र में अपना मुद्दा दिया है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो हमने ई लाइब्रेरी बनवाने का मुद्दा दिया है। ई लाइब्रेरी का मतलब ये है कि हर ब्लॉक में, हर जिले के ई लाइब्रेरी केंद्र खुलेंगे जिसमें गांव का, शहर का पढ़ा लिखा युवा जो
नौकरी की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू तैयारी कर रहा है, वहां से फायदा उठाएगा। स्कूल जाता हुआ बच्चा उससे फायदा उठाएगा। हर शहरी क्षेत्र में जिले के 5 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भवन हो या निजी विद्यालय हो, कहीं पर भी ई लाइब्रेरी जहाँ स्थापित हो सकती है लोकेशन के अलावा, वहां पर उसको स्थापित करेंगे, जिससे आसपास क्षेत्र के लोग उसका फायदा उठाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा बिंदु इसमें रखा है, किसी भी वित्त भी शैक्षिक संस्था में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के कार्य में अपने निधि से एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो होता है इस सीट पर वो निर्माण कार्यों में होता है, भवन निर्माण वगैरह में होता है, जिसमें आधा प्रतिशत जो भी लोग होते हैं रख लेते हैं, आधा प्रतिशत बिल्डिंगों में लगता है और सरकारी पैसे की खूब मतलब सरकारी पैसों को कैसे बर्बाद किया जाता है उसका नया देने मिलता है। संकल्प पत्र में सबसे मुख्य बिंदु हमने ये रखा है, जिससे पब्लिक को हम विश्वास दिला सके कि किसी प्रकार का कोई भी कार्य जो अब तक होता है वो कंटिन्यू नहीं होगा। संकल्प पत्र में हमने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी स्थान दिया है, जो रिटायर है विभिन्न विभागों से। निधि का कहीं पर भी कोई भी खर्चा होना है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास कार्य होना है, उसकी एक निगरानी कमेटी बनेगी जिलेवार, जो जिले में कार्यरत शिक्षाविद लोग हैं उनकी, वो उसे अप्रूवल करेंगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, जब उस निधि का उपयोग वहां पर किया जाएगा। और निधि का उपयोग सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा ये भी देखा जाएगा। अगर एक बल्ब मार्केट में 1 रुपए का है और थोक में 90 पैसे का है, तो 90 पैसे के हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा, ना कि 1 रुपए के हिसाब से। और सारे खर्चों की पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर एक एक खर्चे को उसमें डाला जाएगा, जो अब तक जो भी सीट पर लोग रहे उन्होंने नहीं किया है। आदमी चाहता है कि मैं सीट पर आने के बाद ये करूं वो करूं, अपने लिए उपलब्धि करूं। आप लोगों का प्यार मिलेगा, सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है आप लोगों के दिल में मैं स्नातकों के सम्मान लड़ाई लड़ता हूँ। स्नातकों को रिजर्वेशन जहां भी रेलवे में जाते हैं, बस से जाते हैं, जिस तरह से महिलाओं का रिजर्वेशन होता है, विकलांगों का होता है, हर तरह से एक अलग अलग श्रेणी बना रखा है। उसी प्रकार हमने मांग उठाई है कि हमारे जो ग्रेजुएट लोग हैं इनको भी बस के रिजर्वेशन में और रेलवे के रिजर्वेशन में वरीयता मिलनी चाहिए। ये लोग भी पढ़े लिखे हैं, इनका भी मान सम्मान होना चाहिए। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जहां पर इनको पीछे छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि अपने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के ग्रेजुएटों को ये एहसास दिलाएंगे, उन्होंने ग्रेजुएशन जो की है आज उसके लिए मजबूत है। वो ग्रेजुएट जितना बेरोजगार घूम रहा है, इसके लिए गांव वाइज ब्लॉक वाइज हमने रोजगार मेले लगाने का आयोजन किया है। सरकार भी लगाती है, लेकिन उसका क्या फल होता है, आज उसमें बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोग वित्तहीन शैक्षिक संस्थाएं चला रहे हैं और पढ़े लिखे बेरोजगारों को जिस कदम हम लोग कवर अप करके चल रहे हैं वो बहुत बड़ा एक सहयोग है देश में अपना हम लोगों का, कि हम लोगों ने इतने सारे प्रबुद्ध लोगों को पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिया है, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या चल पा रही है। अन्यथा सरकार के पास तो आज की तारीख में रोजगार देने का रोजगार भी नहीं है। तो ये मूल्यांकन है एक हमारा, कि जनता आज किस चीज को पसंद करती है। जनता केवल एक दल के जातिगत तरीके से अपना नेता चुनना चाहती है, या विकास के कार्य के लिए किसी विकास वाले व्यक्ति को चुनना चाहती है और साफ छवि व्यक्ति चुनना चाहती है। कि जनता पढ़ी लिखी है, ये अन्य जनता की तरह नहीं है, ये खुद जानती है। इटावा का व्यक्ति जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी वोटर है वो खुद प्रबुद्ध है, वो जानता है कि हमें कहाँ वोट देना है, किसको वोट देना है। और मैं केवल ये कहता हूँ मुझे वोट आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, मैं जीतू हारूं मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रबुद्धता का परिचय नहीं दे पाए तो उसमें सोचना पड़ेगा कि प्रबुद्ध व्यक्ति ने भी किसी भले व्यक्ति के लिए क्यों नहीं सोचा। अगर मैं तो एक बार मौका मिला जिस स्तर के बदलाव में करके दिखाऊंगा, वो एक लकी फ्यूज दूंगा मैं, उसके आगे कोई सोच नहीं सकता। इसमें बदलाव लाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं ने यहाँ आकर अपना समय दिया। मैं इटावा के समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर समय दिया। और मेरे को लगता है कि मेरी बात आपके माध्यम से हर मेरे ग्रेजुएट वोटर तक पहुंच पाएगी, जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं उन तक भी पहुंच पाएगी। मेरा सबसे आगे अपील है कि रिपोर्ट कार्ड देखना कैंडिडेट का, उसके बाद वोट देना, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। जय हिंद, जय भारत। सरकारी भर्तियों में तेजी और पारदर्शिता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए सरकारी स्थितियां सबके सामने, जनता भी जानती है क्या स्थितियां है। मैं इस मंच से अगर अपोजिशन में कुछ बोलूंगा तो राजनीतिक बात बन जाएगी, इसलिए सबको मन में पता है, सब जानते, पढ़े लिखे लोगों ने कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब खुला हुआ है सबके सामने। क्या आप निर्वाचित होने के बाद अपने काम को रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में बताएंगे? जब मैं निर्दलीय स्तर पर 12 जिले का चुनाव लड़ने का मन बना के मैदान में उतर चुका हूँ, जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी के नेता भी लड़ रहे हैं, जहाँ पे पूर्व सत्ताधारी पार्टी नेता भी लड़ रहे हैं, सब कुछ है।
तो उनके बीच में अगर मैं अपनी बात को लेकर समाज के बीच में जा रहा हूँ, पढ़े लिखे में जा रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ, तो पहले तो यही आप देख लीजिए, मेरी जीत तो पहले यही है कि मैं निर्दलीय स्तर पर 12 जिलों का चुनाव प्लान करके लड़ने के लिए निकला हुआ हूँ। जो व्यक्ति निर्दलीय स्तर पर अपने दम पर बिना किसी पार्टी के चक्कर काटे हुए चुनाव को लड़ने के लिए मैदान में अगर है, अगर उसे जीतने का ताकत मिल जाती है, तो कितना बड़ा बदलाव लाएगा ये तो पब्लिक लोग सोच सकते हैं। बात को बच स्नातक मतदाताओं से आपका सबसे बड़ा वादा क्या है? स्नातक मतदाताओं से सबसे बड़ा वायदा मेरा ये है कि आज तक जो इस सीट से उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है, मेरे जीतने के बाद एक स्नातक को महसूस होगा कि हमारी डिग्रियां अलमारी में रखने के लिए नहीं है, हमारी डिग्रियों का उपयोग है। आज हमारा सम्मान समाज में बढ़ा है और उनकी विधान परिषद में उनके सम्मान की हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा, निरंतर लड़ता रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जय हिंद, जय भारत।